हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, उसका टॉपिक देखेंगे एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी कि हम इस जो पूरा चैप्टर है उसका कंक्लूजन देखेंगे। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास तो बताया नहीं गया है, पर फिर भी इसमें बस एक बार ये बताया गया कि ये जो चैप्टर में इतना कुछ पढ़ा है इसका एंड कैसे होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसका जो एंड होता है वो कैसे होता है, फिर इसी एंड से अगले चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि जो 19th सेंचुरी थी, अर्ली 19th सेंचुरी, उसमें जो यूरोपियन सेटलर्स थे, यूरोपियन सेटलर्स कहाँ पे रहने वाले? साउथ अमेरिका की कॉलोनीज में रहने वाले। देखो, जैसे कि जो यूरोप था, यूरोप, तो यूरोप में यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ पे स्पेन है, तो स्पेन और पुर्तगाल वाले लोगों ने जो साउथ अमेरिका है इधर, इस पे कब्जा कर रखा था। आपको पता है, जैसे जो ब्राज़ील था उस पे उसने कर रखा था पुर्तगाल वालों ने, और जो इनका एम्पायर था यहाँ पे, तो उसको अंडर में ले लिया था स्पेन वालों ने। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जैसे कि एक बार ये मान लो कि जो स्पेन और पुर्तगाल के लोग थे वो आए अपनी जहाज़ में, तो शुरुआत में तो अपने आप को स्पेनिश और पुर्तगीज़ बोलेंगे, तो शुरुआत में तो अपने आप को स्पेनिश और पुर्तगीज़ बोलेंगे। वो जहाज़ में आए थे 16 सेंचुरी में। ठीक है, तो अब ये 16 सेंचुरी से इधर रह रहे हैं, यानी कि 1500 से इधर रह रहे हैं। तो अब आ चुकी है 19 सेंचुरी, यानी कि 1800। 300 सालों से उनकी 10-15 जनरेशन जितनी भी हैं वो सारी ब्राज़ील में ही रह रही हैं, पुर्तगाल के कंट्रोल में। और ये जो इनका एम्पायर था, पेरू बोल लो इसे, ठीक है। और ये जो स्पेन के जो जितने भी लोग आए थे, अभी 300 सालों से इनकी जितनी भी जनरेशन है सारी पेरू में ही रह रही है। इन्होंने स्पेन को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इन्होंने पुर्तगाल को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो इनके मन में ये तो उठेगा, भाई हम पुर्तगाल के कंट्रोल में क्यों हैं? अब बेशक ये अलग जगह रहते हो, लेकिन इन पे तो पुर्तगाल का राजा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इनके मन में आवाज़ उठी कि भाई राजा के पास पैसे नहीं भेजने अपने टैक्स के रूप में, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये जो यूरोप वाले थे, उन्हीं के मन में यूरोप वालों से इंडिपेंडेंट होने की बात आ गई। जैसे जो पुर्तगीज़ लोग रह रहे थे ब्राज़ील में, ये यूरोपियन थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर इंडिपेंडेंस की इच्छा जाग चुकी। और फिर अर्ली 19th सेंचुरी में स्पेन वाले जितने भी थे, पेरू वगैरह, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। और ये पुर्तगाल वाले जितने भी थे ब्राज़ील वगैरह में, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। किन से? पुर्तगाल और स्पेनिश लोगों से, यूरोप से। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी चीज़ 1776 में भी हुई थी। 1776 में कैसे हुई थी? यहाँ पे एक और है हमारा नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे है यूएसए। ठीक है, तो इस यूएसए में यहाँ पे 13 कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज थी किसकी? ब्रिटेन की। ये पहले स्पेन के अंडर में था, आपको पता होगा, जैसे एज़टेक वालों कराया है और फिर यहाँ पे भी जीत लिया, तो स्पेन के अंडर में था ये सारा एरिया। फिर स्पेनिश लोगों को ब्रिटेन वालों ने हरा दिया लड़ाई करके, और फिर इस पूरे को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये ब्रिटेन के अंदर थी ये 13 कॉलोनीज़। फिर अब ये जो 13 कॉलोनीज़ ब्रिटेन के अंदर थी ना, तो इनमें जो लोग थे वो भी कई 300-400 सालों से यूरोप नहीं गए थे। ये भी सोचे हम तो इंडिपेंडेंट है, इनके मन में भी इंडिपेंडेंट की बात आने लग गई, और इन्होंने भी इंडिपेंडेंस असर्ट कर दी 1776 में, और इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, जो वॉशिंगटन इनका एक बंदा था, उसका बहुत बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस असर्ट कराने में। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को बोला जाता है, वैसे ही अमेरिका में वॉशिंगटन को बोला जाता है। उन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई थी इन्हें। ठीक है, तो 1776 में जैसा ब्रिटेन वालों से यूएसए वालों ने आज़ादी मांग ली, वैसे ही सेम टू सेम चीज़ ब्राज़ील और पेरू वालों ने करी, पुर्तगाल और स्पेन वालों से आज़ादी मांग के। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पुर्तगाल और स्पेन में रहने वाले लोग थे, इनके बारे में छोटी मोटी बातें बताई गई हैं। जैसे कि जो साउथ अमेरिका जितने भी लोग हैं, यानी कि जितना भी एरिया है साउथ अमेरिका का, इधर रहने वाले लोगों को बोला जाता है क्रियोले। अब क्रियोले क्या होता है? क्रियोले होते हैं वो लोग जो कि एक टाइम पे यूरोपियन थे, या फिर एक टाइम पे अफ्रीकन थे। जितने भी फिलहाल साउथ अमेरिका में लोग रह रहे हैं, मतलब मान लो 99% बोल दो तुम, जितने भी लोग हैं फिलहाल साउथ अमेरिका में 2023 में, 99% क्रियोले हैं। बाकी मान लो भाई, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट डाटा, 1-8% होंगे नेटिव्स लोग, बाकी क्या पता जीरो भी हों।
क्योंकि बहुत बुरी हालत कर दी थी नेटिव्स की। तो 1-8% नेटिव जिंदा भी हों क्या पता। तो जो 99% लोग हैं वो क्रियोले हैं। और क्रियोले कौन लोग होते हैं? क्रियोले वो लोग हैं जो कि एक टाइम पे यूरोपियन थे या फिर अफ्रीकन थे। यूरोपियन कौन थे? वो पुर्तगाल और स्पेन से आए थे इधर कब्जा करने वो। या फिर अफ्रीकन कौन थे? जो स्लेव ट्रेड के दौरान लेके आए गए थे। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकन और यूरोपियन थे एक टाइम पीरियड पे, और फिर अब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब साउथ अमेरिका में ही पैदा हुई, तो साउथ अमेरिका के जो ट्रेडिशंस थे ट्राइबल लोगों के, वो इनमें मिक्स हो गए धीरे धीरे। और फिर ये यूरोपियन तो रहे नहीं, ना ही 100% अफ्रीकन रहे। इनके अंदर थोड़े बहुत ट्रेडिशंस अपने यूरोप के आ गए, थोड़े बहुत अफ्रीका के आ गए, और थोड़े बहुत ट्राइबल के आ गए। तो ये मिक्स कल्चर सा बन गया इनका, जिसे साउथ अमेरिकन कल्चर भी कह सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर कैथोलिक्स, और इनमें से मोस्टली लोग लैटिन लैंग्वेजेस बोलते हैं। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस भी की हो तो साउथ अमेरिका को बहुत सारे लोग लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। लैटिन अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इधर के मोस्टली लोग लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं वो यूरोप के इस पार्ट की हैं, पुर्तगाल और स्पेन की पार्ट की। तो ये लैटिन लैंग्वेज का साउथ अमेरिका में आने का कारण यही है कि अब पुर्तगाल और स्पेन के लोग इधर बस गए बहुत सारी पॉपुलेशन में, इस वजह से इधर लैटिन लैंग्वेज डोमिनेट कर गई और अब तक डोमिनेट कर रही है, इसलिए से लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें बताई गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।